हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। पॉलिटिकल साइंस का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें कुछ चीजें हम लोगों ने समझा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले अब तक हम लोगों ने इसमें क्या समझ लिया है। चूंकि अब ये आपके लिए कहीं ना कहीं नया है, आप थर्ड सेमेस्टर में भी आ चुके हैं और आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नया है। तो सारे फैक्ट्स को, सारी चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और किस तरीके से हम इसको समझें, इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पष्ट रूप से और डीपली समझने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे और एक एक चीजों को कवर करेंगे ताकि आपको एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस हमको समझना है, हमारे पॉलिटिकल साइंस को, और किस तरीके से हमको उसे कवर करना है और एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर तक बात नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सस्ते प्राइस पे 249 ओनली, रिचार्ज भी इससे ज्यादा होता है। मैं आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है। टारगेट गुरुकुल सारथी बैच के नाम से आपको बैच दे दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया जाएगा जिसमें आप किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। कोई समस्या है आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपको जो है मिल जाएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट आपको अपडेट भी देखने को मिलेगा, जो जरूरी सूचनाएं होंगी वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। औपनिवेशिक भारत क्या था उसको भी हमने समझा था, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन क्या था, और इसके चरण को हम लोग पढ़ रहे थे। तो चरण में हम लोगों ने देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था। ठीक है, सबसे पहले इसको देखा था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो गांधी जी थे इनकी क्या भूमिका रही। ठीक है ना, जो गांधी जी थे इनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या क्या महत्व दिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये समझा था कि अगर छोटे संस्था हैं, छोटे ग्रुप हैं, तो कहीं ना कहीं हिंसा के लिए बहुत ही जल्दी उतावले हो जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा ग्रुप है तो वो हिंसा के लिए उतावला नहीं होता है, लेकिन उसके लिए अहिंसा बहुत ही जरूरी होती है। और गांधी जी का जो अहिंसा था, जो सत्याग्रह था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ही भूमिका रहा। क्या भूमिका रहा? तो लोगों की कहीं ना कहीं भावनात्मक समर्थन उनसे जुड़ी थी और कहीं ना कहीं अहिंसा को सब लोग प्रमोट करना चाहते हैं, हिंसा को कोई प्रमोट नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ तक की चीजों को हम लोगों ने देख लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से लोगों की सक्रियता हुई, किसमें? राजनीति में। लोग किस तरीके से एक्टिव हुए, किसमें? राजनीति में। लोग किस तरीके से समझ पाए कि जो ब्रिटिश हैं हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है ना, गरीबी और अशिक्षा होने के बावजूद वयस्क मताधिकार दिया गया और कहीं ना कहीं हमारे भारत में शासन सत्ता भारत की अपनी स्थापित हुई। ठीक है, इसी को हम लोग समझ रहे थे। इसमें हम लोगों ने गांधी जी को समझा, उसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझा, कुछ बातें हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे यहां से कुछ चीजें। ठीक है, साथ ही साथ जो भारतीय राजनीति में जो बात की गई थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात की गई थी किसकी? नागरिकों की स्वतंत्रता थी, जो कि भारत में दी भी गई और देखने को मिला भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों को समझना है क्या? यहाँ पे हम लोग को समझना है कि 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसान मजदूरों, छात्र आंदोलनकर्ताओं, यहाँ तक कि उग्रवादी समूहों के कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी तक को नागरिक अधिकार का लाभ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया। ये वही बात है जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि स्वतंत्रता दी गई और स्वतंत्रता दिया जाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर उन लोगों को अधिकार भी प्राप्त होने लगा, यानी कि नागरिक अधिकार प्राप्त होने लगा। नागरिक अधिकार में नागरिक स्वतंत्रता तो थी ही, नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ मतलब बहुत सी चीजें इन लोगों को दी गई ताकि ये राजनीति में सक्रिय होकर के विदेश की जो जड़ है, जो विदेशी सरकार है उसकी जो जड़ है उसको तोड़ करके फेंका जा सके। ठीक है, यहाँ पे समझिए 1885 में, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे किसान, मजदूर, छात्र ये सब तो थे ही, साथ ही साथ कुछ पार्टियां थी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब भी कहीं ना कहीं अपने अधिकार को मांग करने लगी। ठीक है, और एक चीज और समझिए, 1885 में जो सबसे बड़ा संगठन कह सकते हैं, सबसे बड़ा संगठन
संगठन था जिसका नाम था कांग्रेस, ठीक है, जिसका नाम था कांग्रेस। इसके पहले देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में हमारे पास कोई विशेष संगठन नहीं था, लेकिन 1885 में हमें एक संगठन मिल गया जिसका नाम है कांग्रेस। 1885 में इसका निर्माण हुआ था, और इसमें कहीं ना कहीं ये जो प्रमुखतम राजनीतिक घटक था, ठीक है ना, वो सब लोग इकट्ठा होने लगे। प्रमुखतम राजनीतिक घटक का मतलब क्या है कि जो आंदोलनकारी थे कहीं ना कहीं इसमें इकट्ठा होने लगा, और ये बहुत बड़े लेवल पे स्थापित हो गया। और यही भारतीय जो शासक थे, जो ब्रिटिशर्स थे उस समय के, उनको खत्म करने का कोशिश ही नहीं किया, बल्कि खत्म भी कर दिया और यहाँ से भगा भी दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट थे, ठीक है ना। और कांग्रेस जनवादी आधारों पर संगठित किया गया था, ठीक है। इसने प्रत्येक स्तर पर अपनी नीतियों के निर्माण और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए राजनीतिक बहस को सर्वप्रथम पद्धति बनाया। अब एक पॉइंट्स देखिए, किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे, किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे तो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में राजनीतिक बहस होना जरूरी है, राजनीतिक बहस होना जरूरी है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी का विचारधारा अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं वो भारत की जो राजनीति है उनमें दोनों लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था राजनीतिक बहस, ठीक है। और उस समय जो बहस हुआ करता था वो जो है खुलेआम बहस हुआ करता था, और तब मतदान हुआ करता था, ठीक है ना। बहस होता था, मतदान होता था, ठीक है। और उसके बाद इसके इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उच्च कोटि की बहस और खुले मतदान के आधार पर ही लिए गए थे। उदाहरण के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन करने का जो शुरुआत की गया था, और 1886 मतों से लिया गया था, जबकि उनमें से 1884 लोगों ने गांधी जी के प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। इस आंदोलन के ज्यादातर नेताओं ने नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार को खुले दिल से समर्थन दिया था। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति उस समय इस तरीके से थी कि ब्रिटिशर्स का भारत पे अधिकार था, सारी नीतियां ब्रिटिशर्स बनाते थे, और ब्रिटिशर्स को नीतियों का जवाब देने के लिए भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे, भारतीय जो लीडर थे, भारतीय जो नेता थे, कहीं ना कहीं अपने तरीके से उसका विरोध करते थे। इनको एक संगठन जो कि मिल गया था जिसका नाम था कांग्रेस के बारे में अब इतिहास पढ़ाते तो बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है राजनीति। तो राजनीति को हम प्रमुखतः लेकर के चलेंगे। तो राजनीति में लोग क्या करते थे, जो भारतीय नेता थे वो आपस में क्या करते थे, बहस करते थे। बहस करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें भी फर्स्ट रेफरेंस दिया गया किसको, राजनीति स्वतंत्रता को, यानी कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो, और व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता जो होती है, यानी कि जो नागरिक है वो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम भी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो देखिए कह रहा है कि उन्हें उद्घृत करना समुचित होगा। उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक ने घोषणा की कि प्रेस की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता ही एक राष्ट्र को जन्म देता है, इनका पालन पोषण करता है। यानी कि स्वतंत्रता पे जो लीडर्स थे बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। स्वतंत्रता को भारत के एक एक नागरिकों को प्रदान करने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो किसी भी प्रकार का वो कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर कहां से कर पाएंगे। ये बात किसने कही है? ये बात कही है लोकमान्य तिलक। अगर वो कार्य नहीं कर पाए तो पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे उठाएंगे, राष्ट्र की बात कैसे रखेंगे, राजनीति की बात कैसे करेंगे, ठीक है। ये कथन था किसका? ये कथन था आपका लोकमान्य तिलक का, ठीक है। 1922 में गांधी जी ने लिखा, सबसे पहले हम बोलने संगठित होने का अधिकार प्राप्त करेंगे। इन बुनियादी अधिकारों की रक्षा हमें जीवन देकर ही करनी होगी, या फिर जीवन देकर भी करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें भाई? तो सबसे पहली बात यह है कि बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरी बात संगठित होने का अधिकार। क्योंकि उस समय यही तो नहीं था, उस समय उस तरह की राजनीति उस समय के कंडीशन में यही तो नहीं था, ठीक है। तो दूसरी बात, फिर 1939 में
उन्होंने कहा अहिंसा के पालन के साथ सुसंगत नागरिक अधिकार स्वराज की दिशा में पहला कदम है। यह राजनीति और सामाजिक जीवन का उद्भव है। ठीक है ना, यानी कि अहिंसा के साथ हमें किसी भी प्रकार का संगठन का समर्थन करना, संगठन से जुड़ना, बोलने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मिलेंगी तब जाकर के हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र होकर के एक संगठन का निर्माण करेंगे और उससे अपनी राजनीति को आगे रखेंगे। राजनीति को आगे रखने के साथ ही साथ हम राजनीतिक रूप से जो प्रशासन है, शासन है, उसका सामना कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अहिंसा भी निभाता है। वही बात मैंने इसके पहले भी बताया था कि अहिंसा एक ऐसा चीज है जिसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलता है। ठीक है, यह आजादी का आधार है। इसे विरल करने या इससे समझौता करने की कोई जगह नहीं है। यह जीवन का जल है। मैंने भी जल को विरल करते नहीं सुना है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी जी के उदार और जनवादी मूल्यों के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध थे। हालांकि सिर्फ वे अकेले ही इन कमियों को अच्छी तरह समझते थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान उदारवादी जनतांत्रिक संरचना जैसे अभी भी पश्चिमी देशों में मौजूद है, जनता द्वारा राजनीतिक शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर जल है तो जल को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जल को विरल नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम जब तक राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्या बनी रहेगी। ठीक है ना, किसने कहा भाई? ये कहा है गांधी जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि यदि नागरिक अधिकारों का दमन होता है तो राष्ट्र अपनी जीवंतता को खो देता है और किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अक्षम हो जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन द्वारा पारित मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव ने बोलने एवं प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता की गारंटी की। ठीक है, लोक संप्रभुता, प्रतिनिधिक मूलक सरकार और नागरिक अधिकार की मूलभूत धारणाएं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्रतिनिधि मूलक सरकार, नागरिक अधिकार की जो मूलभूत धारणाएं हैं भारतीय परंपरा के अंग नहीं रहे थे और न ही, जैसा कि कुछ लोग गलत समझ रखते हैं कि यह उपनिवेशवाद का एक दीर्घकालिक योगदान था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। नौकरशाही और निरंकुश औपनिवेशिक शासक ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन ने इसका देशीकरण किया, प्रचार और भारतीय जमीन में इसको आरोपित किया। ठीक है, औपनिवेशिक शासन और विचारधारा ने न केवल नागरिक अधिकारों का हनन किया और लोकप्रिय चुनाव के आधार पर आधारित संसदीय व्यवस्था को लागू करने की राष्ट्रवादी मांगों का विरोध किया। ये सारे पॉइंट्स उसी टाइमिंग चल रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य इस विचार को भी प्रचारित करना आरंभ कर दिया था कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भारत लोकतंत्र के लिए सर्वथा अयोग्य है। ठीक है ना, मतलब देख रहे हो भारत को एक अयोग्य बना दिया। किस किस रूप से भाई? तो सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार से कहा कि भारत में लोकतंत्र किसी प्रकार से जमेगा ही नहीं। और जब लोगों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं जमेगा, तो इसी को देखते हुए जो भारतीय नागरिक थे, इनकी सक्रियता को देखते हुए उनको वयस्क मताधिकार दिया गया और फाइनली भारत में लोकतंत्रीकरण की जो पहचान थी, एक तरीके से जिस लोकतंत्र को भारत में स्थापित करना था उसे फाइनली स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए इस औपनिवेशिक चिंतन और व्यवहार के विरुद्ध जाकर यूरोप के जनवादी चिंतन और नवजागरण की परंपरा से प्रभावित राष्ट्रवादी आंदोलन जनवाद एवं नागरिक अधिकारों को भारतीय राजनीतिक संस्कृति का मूल तत्व बनाने में सफल हुआ। यदि स्वतंत्र भारत ने अपनी शुरुआत जनवादी राजनीति से की और उस पर डटा रहा तो वह इसलिए कि राष्ट्रवादी जन आंदोलन पहले ही नागरिक स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा को भी भारतीय जनता के मध्य सर्वोच्च स्थान दिला चुका। यही वह परंपरा थी जिसकी झलक हमें भारतीय संविधान में दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा है।
ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।